बिस्मिल्लाह। जी। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। नॉर्मली कैपिटल बजटिंग जो है किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, वो हम बेसिकली वो हमारी होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसको इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं कि मैनेजर जो हैं कोई भी, ये जो असाइनमेंट नॉर्मली कंपनीज में करते हैं ये फिनांस हेड, फिनांस मैनेजर्स होते हैं जिनकी ये ड्यूटी होती है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करना और ये मेथड्स बताना कि किस तरह इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कैपिटल बजटिंग जो होती है इसका मोटिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस purchase of fixed assets to start any business। अच्छा, इसमें जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं, नॉर्मली जो कैपिटल बजटिंग में हम डिसीजंस होते हैं इनका पर्पस क्या होता है, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, उनका इनका बेनिफिट क्या होता है? ये उसके रिटर्न के हवाले से हम लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं कि अगर हम कोई देखिए एसेट परचेज कर रहे हैं तो हमें उससे अगले 10 सालों में कितना रिटर्न मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिपिकल कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं इसमें होता है कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस, कि हमने वो डिसीजन लेने हैं जिनसे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो। आपको लेट्स सपोज कि आप दो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि आपने दो मशीनरी परचेज करनी है अपने प्लांट के लिए। आपने एक वेंडर से उसकी कोटेशन ली, उसने कहा जी उसमें ये क्वालिटीज हैं और उसकी प्राइस है 100 रुपीज, लेट अस ज्यूम। दूसरे ने कहा कि इसकी जो प्राइस है वो 90 रुपीज है और इसका लाइफ टाइम जो है वो 10 ईयर्स है। जिससे आपने 100 रुपीज के लिए वो कहता है जी इसका लाइफ टाइम जो है वो 12 ईयर्स है। अब आपने दोनों फैक्टर्स देखनी है कि एक में एक लाइफ टाइम उसका ज्यादा है, कॉस्ट कम है, दूसरे में उसकी लाइफ टाइम ज्यादा कम है, कॉस्ट ज्यादा है। इन दोनों को हमने ये देखना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बिजनेस के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस। दूसरा इसमें आ जाता है दी एक्सपेंशन डिसीजंस, कि आपने फर्ज करें कि आपकी कंपनी के पास एक वेयर हाउस है जिसमें आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं स्टोर की जाती हैं। आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है तो उसके लिए आपको स्टोरेज रिक्वायरमेंट चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए। कंपनी डिसाइड करती है कि हम एक और वेयर हाउस बनाते हैं, बजाय इसके कि हम आउटसोर्स करें, हम इन हाउस अपना एक वेयर हाउस बना के अपने स्टॉक को इन हाउस बिल्ड करते हैं। तो इसके अलावा अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है कि एक प्लांट चल रहा है, आप हम कहते हैं कि हम दूसरा प्लांट भी लगा लेंगे, हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, मार्केट में कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजन भी इसमें आते हैं। चलिए, थर्ड वन आ जाता है इसके बाद लीज और बाय डिसीजन, कि आप कुछ समटाइम ऐसे होता है कि हम प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट या मशीनरी कोई भी चीज़ लीज पे ले लेते हैं। लीज और बाय डिसीजन, चल लीज पे लेने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो फंड्स पड़े हैं ना, जो कैपिटल जो आपके पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट पड़ी है, बजाय कि आप उसको सारी को कैश पे परचेज करके प्लांट एंड मशीनरी ले आए, कंपनीज क्या करती हैं कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती हैं, देखती हैं कि हमारे पास अगर 10 मिलियन पड़ा है, हम 10 मिलियन एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करके वो जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स ले रहे हैं, उसकी बजाय
हम 1 मिलियन एडवांस पेमेंट करते हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट्स कर लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं 10 ईयर्स या 20 ईयर्स लीज पे। बाकी जो 9 मिलियन आपके पास पैसा पड़ा है, आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद आ जाता थी इक्विपमेंट सिलेक्शन डिसीजंस। ये इनिशियली चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये होगा कि आप नेक्स्ट जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिकल करेंगी ना, तो उसमें आपके लिए बड़ी ये फेवरेबल साबित होंगी। इक्विपमेंट सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद लास्ट वन आता है जी इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन। इसमें क्या होता है कि आप फर्ज करें, जैसे आपके घर में कोई फ्रिज है या फर्नीचर है, लेट्स सपोज, आप कह रहे हैं कि हम इसको रिपेयर करवा लें। आप उसकी रिपेयर कॉस्ट देखते हैं कि उसकी रिपेयर कॉस्ट जो है जितनी इतनी ज़्यादा है कि उतने में आप नया फर्नीचर बाय कर सकते हैं। उसमें आप फिर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर रिपेयर करने से आपकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है कि वो क्वालिटी नहीं रहती, तो आप फिर ये देखेंगे कि जो आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन भी है, कॉस्ट भी जिसकी कम है और जिसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा है, आप उस डिसीजन की तरफ मूव करेंगे। तो जब भी किसी कंपनी में कोई प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेस की जाती है, तो उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हमें रिप्लेसमेंट के डिसीजन बेहतर रहेगा या नया इक्विपमेंट परचेज करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके बाद आगे जो है कैश फ्लो। हमारे पास कैपिटल बजटिंग में तीन तरह की जो है वो कैश, सबसे पहले होता है कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपने फर्ज करें अपनी प्रोडक्ट बनाई, बेची, वो आउटफ्लो में आ जाएगी। आपने कोई इक्विपमेंट रिप्लेस किया, जब रिप्लेस करेंगे पुराना इक्विपमेंट बेचेंगे, नया तो नया परचेज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें आ जाती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपकी सारी आउटफ्लो में आ जाती हैं। इसके बाद आपने कैश इनफ्लो, दो दूसरा इसमें होता है इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश में नॉर्मली जो आपके रेवेन्यूज वो आपकी इनफ्लो में आते हैं। आपने जैसे फर्ज करें पे कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन की आपने कोई ऐसी पॉलिसीज की हैं या आपने अपने प्लांट को किसी ऐसे टेक्नोक्रेट से रिपेयर करवाया, अपनी मशीनरी आपकी ख़राब हो गई है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट लेट्स सपोज 15,000 पर मंथ जो है वो रिड्यूस हो गई है। जो कॉस्ट रिडक्शन होती है बेसिकली आपकी सेविंग होती है, दैट इज पार्ट ऑफ योर कैपिटल बजटिंग, मीन्स को आपकी कैश इनफ्लो का पार्ट है। उससे आपका कैश इंक्रीज होता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दो टाइप्स की होते हैं कैश फ्लोज ना, आउटफ्लो और इनफ्लो। जी जी, दो टाइप्स के होते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो। अच्छा, टाइम कॉस्ट वैल्यू रिडक्शन के अलावा क्या बताया आपने? रिडक्शन के अलावा मैंने बताया रेवेन्यू इनफ्लो फ्रॉम रेवेन्यू, कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेची हैं, उनसे जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, डेट इज कॉल्ड योर इनफ्लो ऑफ द कैश। तो उसके अलावा जो आपने मटेरियल रिप्लेस किया है, या आपने मटेरियल जो आपका, आप कह सकते हैं कि वो आउटडेटेड हो गया है, आपने उसकी रिपेयर करवाया, रिपेयर करवाने से आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम हो गई है। कि पहले लेट्स सपोज कि पहले आपको उसकी कॉस्ट 100,000 पर मंथ पड़ रही थी, अब वो 80,000 पर मंथ पड़ रही है, तो रिडक्शन इन कॉस्ट इज योर सेविंग, तो दैट इज आल्सो इनफ्लो ऑफ कैश। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है कि आज लेट्स सपोज आपके पास 1,000 है, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आफ्टर 1 ईयर आप उस 1,000 की वैल्यू क्या होगी?
जो आज आपके पास 1000 है, इसकी वैल्यू आने वाले 1 साल बाद के 1000 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो नॉर्मली जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें कैपिटल बजटिंग है, जिसमें पे बैक पीरियड मेथड होता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, IRR मेथड होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल डिस्काउंटिंग मेथड होता है। इससे हम देखते हैं कि 1 साल के बाद हमारे पास जो इनफ्लो आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आउटफ्लो जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक सिंपल जो है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो कैपिटल बजटिंग की मेन टॉपिक है आगे, उसके मैं मेथड्स आपको बताता हूँ, जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। कैपिटल बजटिंग मेथड्स। नंबर 1, पे बैक पीरियड मेथड। व्हाट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड? पे बैक पीरियड मेथड ये होता है, नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो ये मेथड यूज करते हैं। एक्चुअली इसका पर्पस ये होता है कि वो अपने बिजनेस से रिटर्न जो है वो इमीडिएट चाह रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक रिटेलर है या एक होलसेलर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसका मोटिव ये होगा कि मैं विद इन शॉर्ट टाइम, 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर अपना रिटर्न ले लूँ, कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है मैं उसको जितनी अर्ली हो सकता है उसको रिकवर कर लूँ। तो इस तरह के बिजनेसमैन जो हैं वो नॉर्मली पे बैक पीरियड यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पे बैक पीरियड जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल या फ्रूटफुल साबित नहीं होता। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश फ्लो। एनुअल नेट कैश फ्लो। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है कि फर्ज करें एक ABC कंपनी है और उसने नई एक मशीन, मिल मशीन परचेज करनी है। वांट्स टू परचेज न्यू मिल मशीन। कंपनी इज कंसिडरिंग टू मशीन्स। उसने ऑप्शन रखी है कि दो मशीन में से जो मशीन ज़्यादा बेहतर होगी वो हम परचेज करेंगे। अच्छा, इसमें जो है मशीन ए एंड मशीन बी। मशीन ए जो है उसकी कॉस्ट है 15,000 एंड यूजफुल लाइफ 5 years। मशीन बी जो है इसकी कॉस्ट है 12,000 और इसकी यूजफुल लाइफ है 10 years। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें आगे है जनाब रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीन ए की का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका पे बैक पीरियड अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसने हमें इन्वेस्टमेंट तो बता दिया है और इसमें एनुअल कैश फ्लो को कह रहा है कि 5,000। कह रहा है कि हम इनमें से जो भी मशीन लेंगे ना वो हमारी 5,000 कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी।
अब ये कॉस्ट रिड्यूस होगी मीन्स कि ये इनफ्लो होगा कंपनी के लिए। अब इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000। ठीक है, तो इसका पेबैक पीरियड कितना निकलेगा? 5,000 से क्यों डिवाइड किए? 5,000 ये है कि वो कह रहा है कि अगर हम कोई भी मशीन परचेज करते हैं, मशीन ए या मशीन बी, नई मशीन जब परचेज करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी कंपनी की कॉस्ट 5,000 रिड्यूस हो जाएगी। कैश इनफ्लो आएगा। जी, तो ये इसका रिडक्शन इन कॉस्ट इज इनफ्लो ऑफ कैश। तो जैसे ऊपर हमने फार्मूला ये ऊपर ये फार्मूले में जैसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एनुअल नेट कैश फ्लो, ये हमारा नेट कैश फ्लो है। तो अब इसका पे बैक पीरियड निकलेगा 3 इयर्स। इसी तरह हम मशीन बी को करते हैं, इसका पे बैक पीरियड कितना निकलता है? उसकी है 12,000 कॉस्ट, उसको भी डिवाइड करेंगे हम 5,000 पे, इसका पे बैक पीरियड निकलेगा 2.5 इयर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने मुझे बतानी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मशीन ए को हम परचेज करते हैं तो उसका पे बैक पीरियड है 3 इयर्स, कि हमें 3 इयर्स में रिटर्न दे देगी। मशीन बी जो है वो 2.5 इयर्स में रिटर्न दे देगी। लेकिन लाइफ टाइम किसका ज्यादा है? मशीन ए का लाइफ टाइम है 5 इयर्स, यूजफुल लाइफ जो है, और मशीन बी जो है उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स है। अगर कंपनी ने इसमें डिसीजन लेना हो तो कंपनी के लिए कौन सा डिसीजन ज्यादा बेहतर रहेगा? 10 years वाला। एग्जैक्टली 10 इयर्स वाला। कि इसमें सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि इसका पे बैक पीरियड कम है तो ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, आपने ये भी देखना है कि लाइफ टाइम किसकी ज्यादा है, जिसकी लाइफ टाइम ज्यादा है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। कि 5 टाइम्स यानी कि 5 इयर्स उसकी लाइफ टाइम उससे ज्यादा है। अच्छा, अब इसको हम आगे इसकी एक और एग्जांपल से करते हैं, इसकी एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं पे बैक पीरियड की। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल एक और करवाता हूँ आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर अगर हमने निकाला है, उसने बोला पे बैक पीरियड निकाले हैं तो हमने निकाल लिया, चलो ठीक है, एक का 3 years आ गया, एक का 2.5 years आ गया। अब इस पर हमें डिसीजन नहीं लेना, हमें डिसीजन क्या इसकी लाइफ टाइम के ऊपर लेना है। हाँ, उसमें ये भी हमने देखना है ना कि लाइफ टाइम किसकी ज्यादा है। अगर देखें लाइफ टाइम में 1 या 2 इयर्स का डिफरेंस होता तो हम उसको प्रेफरेबल ना करते, क्योंकि इसमें 5 टाइम्स उसकी लाइफ ज्यादा है, 5 साल उसकी लाइफ ज्यादा है। तो इसलिए हम बस उसको बैक ऑप्शन। पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो हम मशीन बी सिलेक्ट करते हैं ना। जी जी बिल्कुल, लेकिन इस कंडीशन में आप मशीन ए को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है। नहीं, मशीन बी की लाइफ टाइम ज्यादा जी है। जी जी बिल्कुल, जिस मशीन की अभी हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर ये ये मशीन सिनेरियो बी। ऊपर से होता, हाँ अगर ऊपर वाला 10,000 होता, नीचे वाला 5 year होता, जी, तो फिर हम कह सकते थे कि जो है ना, हमने इसकी लाइफ, यूजेज ऑफ लाइफ को देखते हुए हमने इसका डिसीजन लिया है ना। एग्जैक्टली लेकिन ऐसे ही। अभी तो वैसे भी दोनों बी के फेवर में ही जा रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, बी के फेवर में, बी के फेवर में जा रहे हैं। अच्छा अगर ये अब, उलट होता, 2.5 years ऊपर आ रहा होता और 3 years नीचे आ रहा होता मशीन बी, जी तो हम मशीन ए सिलेक्ट नहीं करते, फिर हम मशीन बी सिलेक्ट करते ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और मजीद क्लियर होगा। अच्छा जी, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, Lamar company is considering a project that would have a life 5 years and required 2.4 million investment in equipment. At the end of 5 years, the project would terminate and the equipment would have no salvage value. The project would provide net operating income each year as follows. अच्छा, अब इसमें ये रिक्वायरमेंट और भी दी हुई है, लेकिन हमने अभी क्योंकि सिर्फ जो है पे बैक पीरियड किया है तो इसमें फोर्थ रिक्वायरमेंट में वो दे रहा है
कंप्यूट द पे बैक पीरियड। इसका अब हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पे बैक पीरियड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ पे बैक पीरियड का, इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई नेट कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब इसमें मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बता सकता है? हाँ, ये 2 लाख, 24 लाख, जी 24 लाख बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट करिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें। कह रहा है सेल्स हैं 3.2 मिलियन की, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 1.8 मिलियन के, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 1.4 मिलियन का। फिक्स एक्सपेंसेस में कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज एंड अदर, इसमें फिक्स्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का क्या मतलब है? पता नहीं। ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी ने अपनी पॉकेट से पे नहीं किए, उसने अपनी पॉकेट के बाहर से पे किए। आप जो अपनी पॉकेट के बाहर से पे किए हैं वो एक्सपेंसेस आपके इनफ्लो में आएंगी। वो कैसे? कि माइट बी कि कंपनी ने इनफ्लो अर्न किया हो, उससे उसने जो है वो एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, या कोई कॉस्ट रिड्यूस हुई हो उसकी वजह से उसने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, या उसने कोई इक्विपमेंट रिप्लेस किया हो उससे उसके जो जो प्रॉफिट मिला है उससे उसने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। ये वो एक्सपेंसेस है जो उसने अपने बजट से, अपनी पॉकेट के बाहर से पे किए। तो ऐसे जहां भी आपको क्वेश्चन में आ जाए ना फिक्स्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट आपके आपका कैश इनफ्लो होती है। ठीक है। ठीक है, कल से आप लोगों ने कैलकुलेटर साथ लेके बैठना है, ठीक है? ठीक है। एक्सेल में तो चले करेंगे ही हम, लेकिन ये है कि कैलकुलेटर के साथ होना तो आपको भी, मैं ये आपसे करवाया करूँगा। हाँ जी, इसमें उसका पे बैक पीरियड कितना कह रहा है? 3.4, यानी 3 years 4 months, 3.42 ये उसका पे बैक पीरियड निकलता है। ठीक है, पे बैक पीरियड बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी जो है ना टेक्निकलिटी नहीं है। यहाँ से लिए है 7 लाख। 7 लाख ये देखिए, आउट ऑफ पॉकेट ये कॉस्ट। लिए है। जी, ये मैंने यही तो वैसे बताया। तो वैसे गिवन नहीं है, हमने कुछ जज किया है। हाँ, मैंने यही तो आपको बताया है कि जहां भी आपको क्वेश्चन में दिया हो ना फिक्स्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब उसने हम्म, कह दिया है कि ये कॉस्ट आप कंपनी की पॉकेट के बाहर है, कंपनी ने ये बाहर से पे किया है। तो जो बाहर से पे किया है वो बेसिकली आपका इनफ्लो है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। आपने कोई पार्ट रिप्लेस किया है, उससे आपको जो प्रॉफिट मिला है रिप्लेसमेंट में वो हो सकता है। आपने कोई चीज सेल किया है उससे हो सकता है। तो ये कंपनी के आउट ऑफ पॉकेट से आपको मिला है, तो ये आपका इनफ्लो ही होता है। ये नॉर्मली इस तरह की चीजें टेक्निकली क्वेश्चन में दे देते हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो जहां भी ये आप अपने माइंड में रख लें कि जहां भी फिक्स्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लिखा होगा ना वो आपका इनफ्लो होगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब आगे एक और क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पे बैक पीरियड मेथड से, फार्मूला वही है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है, ये आप समझने वाला है। यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। ठीक है, अब उसमें कैश इनफ्लो कितना है? 1,000 का। अब उसमें हमने बताना यह है कि इसमें
अनरिकवर्ड कैश कितना है, ऐसा कैश जो अभी रिकवर नहीं हुआ वो कितना है। फिर हम बताएंगे कि 40,000। फिर हम बताएंगे कि कितने पीरियड में। यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख देता हूँ कैश इनफ्लो, तो यहाँ आगे लिख लेते हैं अनरिकवर्ड। ठीक है, अब इसको माइनस कर दें, इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, अब सेकंड ईयर इन्वेस्टमेंट वही है। अब सेकंड ईयर क्या होगा, ये वाला जो है ये अब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। मींस के जो यहाँ अनरिकवर्ड होगा ये आप यहाँ सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। आपका इनफ्लो ठीक है। फिक्स है, इनफ्लो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसमें यहाँ एक चीज और भी वो बता रहा है, सेकंड ईयर में इन्वेस्टमेंट 8,000 की भी है। अब ये क्या होगा, 8,000 की इन्वेस्टमेंट है प्लस ये। ठीक है, ये आपका टोटल आ जाएगा। अगले साल का कैश वो कह रहा है कि 2,000 है, फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड ईयर 3, हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ से लिंक लगा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कह रहा है कि 2,500 इनफ्लो है। फिर उसके बाद अगले साल 4,000 का है। फिफ्थ ईयर जो है वो 5,000 का है। सेवन्थ ईयर जो है वो 6,000 का है। नहीं, सॉरी, सिक्स ईयर जो 6,000 का है, सेवन्थ ईयर जो है 5,000 का है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, सेवन्थ ईयर वो सिर्फ 2,500 उसका रिकवरेबल। अब अगर मैं इसका पे बैक पीरियड पूछना चाहूँ तो कितना बनता है, मुझे बता सकता है आप दोनों में से कोई? पे बैक पीरियड 1 2 3। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 6 years है ना इसका पे बैक पीरियड। नो, 7 years, सॉरी। नो, 6.5 ईयर्स। उसकी रीजन क्या है, ये 2,500 उसने सेवन्थ ईयर में जाके कलेक्ट किया है। ठीक है, सेवन्थ ईयर में, क्योंकि ये देखिए अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो ये कितनी अमाउंट बनती है। अगर ये सेशन ऑफ होता है ना, दोबारा रिकनेक्ट कर दूंगा, तो 2,500। अब ये जो 2,500 है ये आपका सेवन्थ ईयर में जा रहा है, लेकिन इसको हम, अगर हम पीछे एवरेज देखें सारी, मैं आपको यहाँ से सम करके बताता हूँ। 23,000। अच्छा जी, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 23,000, और हमने अब कवर कितना किया, 23,000। 23,000 ये कवर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि सेवन्थ ईयर में इसने, हम ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि 6 साल तो उसने फुल पेमेंट जो है ना, ये देखिए आप इसका पैटर्न चेक करें, 4,000 5,000 6,000, लेकिन सेवन्थ ईयर में जाके उसने मिड ऑफ द ईयर यानी 6 मंथ में इसकी रिकवरी कर ली, तो इसको हम 6.5 ईयर्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि है? ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, मैं आपको इसका बताता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये फुली कवर्ड हुई है सेवन्थ ईयर में, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट 6.5 ईयर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर में 2,500 यानी सेवन्थ ईयर में उसने 2,500 ही कलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको अज्यूम करते हैं कि 6.5 ईयर।
अगर इसका अब आंसर 7th ईयर भी कर देंगे तो इसको गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन हम इस पैटर्न को कंज्यूम करते हुए जो है ना इसको 6.5 ईयर इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट ईयर में 7th ईयर में इसने सिर्फ 2500 कलेक्ट किया, जो रिमेनिंग था वो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उसने विद इन 6 मंथ पेमेंट कर दी, क्योंकि पीछे वो 6000 कर रहा है, उससे पीछे 5000 कर रहा है, वो फॉर द ईयर यानी पूरे साल के अंदर कर रहा है। यहाँ पे 2500 उसने लेट एज्यूम हो सकता है कि उसने 6 महीने में कर दी हो, हम्म। ठीक है, इसलिए हम इसको 6.5 ईयर्स कर सकते हैं। 7th ईयर भी आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो है ना इसका जो आंसर है वो 6.5 ईयर्स है। इस तरह के आगे और भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये था पे बैक पीरियड। अब इसके बाद अगला मैं आपको करवाता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आपने पहले पढ़ा हुआ है वैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की नहीं, किसी ने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हाँ जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बता सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव इनफ्लोज और आउटफ्लोज को नेट ऑफ कर दें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। देखिए, जैसे हमने कैपिटल बजटिंग के मैंने बताया था कि 4 मेथड बताए थे, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है। इसमें ये होता है कि हम किसी भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आज आपने फर्ज करिए आज आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो तो आपको पता है कि आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही है। अब आप उस बिजनेस से कहते हैं कि 1 साल के बाद मुझे 5 लाख मिलेगा, अगले साल मुझे 8 लाख मिलेगा, उससे अगले साल मुझे 15 लाख मिलेगा। तो उस फ्यूचर वैल्यू की हमने आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। वो हम कैलकुलेट करते हैं एनयूटी के फार्मूले से, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है। अब इसमें होता यह है कि कैपिटल बजटिंग में अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल है, आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, उस ऑप्शन को आपको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो है ना आगे हम एक एग्जांपल से करते हैं इसको सॉल्व। मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन फार्मूला इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर माइनस एन, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला, इसकी बेस पे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। इसके लिए मैं अब आपको ना करवाता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इस तरह करवाता हूँ कि फर्स्ट करें एक बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में 50,000, ठीक है। मैंने माइनस में क्यों लिखा है, को बता सकता है? क्योंकि आउटफ्लो है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे हमने इसका इनफ्लो देखना है। अच्छा, इसमें एक चीज है एनुअल कॉस्ट सेविंग,
1 से 5 साल, 1 to 5 years। उसके बाद चलिए यहाँ पे आपकी आ जाती है 18,000। ये आपकी कॉस्ट सेविंग है। 5th ईयर, ये साल्वेज वैल्यू। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो मैंने लिखा है साल्वेज वैल्यू, व्हाट इज साल्वेज वैल्यू? जब एसिड की लाइफ बिल्कुल एंड हो जाती है तो जी, उसमें जो उसकी कॉस्ट वैल्यू मतलब से क्या कहते हैं उसको, बुक वैल्यू रह जाती है, वो होती है सैलरी वैल्यू, मतलब एग्जैक्टली, बेचने में। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये सिंपल एग्जांपल है, तो इसमें ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ना ये आपको करवा रहा हूँ। इससे आगे फिर इंशाल्लाह हम जो है ना टेक्निकल क्वेश्चन भी करते हैं। अच्छा, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें दिया हुआ है 18%। 18%। अब हमने क्या करना है कि हमने इस फैक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला अप्लाई करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ये तो आज की इन्वेस्टमेंट है, ये 1 रहेगा फैक्टर, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो 50 आएगा। अच्छा, अब ये वाला जो है इसकी हमने कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 प्लस 1 8, मैं इसको ना इधर कैलकुलेट करवाता हूँ आपको सारी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर। ठीक है, यहाँ से आपको कंसेप्ट सही क्लियर होगा, ईयर्स। अच्छा जी, उसके बाद अब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के मुताबिक। 1.18 पावर -1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ईयर चेंज करते जाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर एंड 5। अब इन सबको ऐड कर दें। 3.127 ये इसका फैक्टर निकलेगा।